सो स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाला है। सो जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा कि बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेईई और नीट के लिए। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखो यहाँ पे बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें ये बताता है कि जो जो बोस मॉडल है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। यानी यानी वो क्या है कि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है नेल्स बोर्स ने। तो उसमें क्या बताया कि जो बोस मॉडल कॉन्सेप्ट है, बोस ने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं घूमते, वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव होते हैं। राइट। तो इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, जैसे एन 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। राइट। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जब जब तक सेम ऑर्बिट में है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एमिट नहीं होती है, एनर्जी एमिट नहीं होती है। और जब ऑर्बिटल चेंज करेगा तो एनर्जी क्या होती है, ऑब्जर्व या रिलीज हो जाती है। सो स्टूडेंट उसके बाद जैसे, तो स्टूडेंट बोस मॉडल के कोर कॉन्सेप्ट्स है जिसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है कि हर ऑर्बिट का एक फिक्स रेडियस होता है, जिसे एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। राइट। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो स्टूडेंट इससे हमें पता चलता है कि एटम का साइज कैसे चेंज होता है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बताता है कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है। तो एन इक्वल्स टू 1, यानी लोएस्ट एनर्जी अराउंड द स्टेट होती है। सो एन बढ़ने पर क्या होता है कि एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो जेई के लिए है और ये टॉपिक पे क्या है कि ई एन इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी। सो स्टूडेंट ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुआ है। राइट। अब बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मॉडल स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए परफेक्ट वर्क करता है। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, एनर्जी लेवल्स, स्पेक्ट्रम यानी लाइट इमिशन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स है और इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई, कॉज डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, एनर्जी रेडियस जो वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है, और कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोनों आते हैं। सो स्टूडेंट बोर्स मॉडल एक टर्निंग पॉइंट था एटॉमिक थ्योरी में, ये एटॉमिक थ्योरी में। राइट। तो यहाँ से हमें पता चला कि एटम के अंदर एनर्जी रैंडमली नहीं है, वो क्वांटाइज होती है। और इसी कॉन्सेप्ट पे आगे का हम पूरा केमिस्ट्री बेस्ड पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अब इसमें बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो प्रपोज किया गया था नेल्स बोस ने, कब, 1913 में। सो स्टूडेंट इसमें क्या बताया गया है, जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के सेंटर में, जो एटम है उसके सेंटर में, एटम का जो सेंटर है, ओके, सेंटर ऑफ एटम, तो उस न्यूक्लियस होता है उसमें। राइट। देन इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूमते हैं। बट एक उसमें ना एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, राइट, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और वो स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए उसमें। मतलब क्या हुआ कि एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, बट वो रियलिटी में एटम स्टेबल होते हैं। ओके। बट उसके थ्रू जो बोस है, बोस ने क्या इम्प्रूवमेंट किया इसमें, यानी क्या इम्प्रूवमेंट दिया, तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट दिया कि बोस ने रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रूव किया कि उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव एवरीवेयर। सो स्टूडेंट वो सिर्फ फिक्स सर्कुलर पाथ्स ऑर्बिट्स में ही मूव करेगा। सो स्टूडेंट इसमें क्या बताया गया है कि इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। राइट। तो जैसे एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड। सो हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। राइट। हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। सो स्टूडेंट
हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन जब तक सेम ऑर्बिट में है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया गया है और कि इसमें ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स बताई गई है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स क्या बताई गई है इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। एटम क्या होता है, एटम स्टेबल होता है। एटम स्टेबल रहता है उसमें, तो ये रदरफोर्ड मॉडल की एक बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है उसमें कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं गिरता और एटम स्टेबल रहता है ना। सेकेंड थिंग इज कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है। सो वो कैसा होता है, लो से हाई में जाता है, राइट। अगर एनर्जी ऑब्जॉर्ब करे और एनर्जी रिलीज करता है तो क्या होता है, वो हाई से लो में जाता है। सो इससे क्या हुआ कि ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है। तो इससे इसी से बनता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ओके। सो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स इन एनर्जी लेवल। सो ईच ऑर्बिट हैज डिफाइनेट एनर्जी। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है और हर ऑर्बिट की डिफाइनेट एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि ऑर्बिट चेंज यानी कि एनर्जी इमिट या फिर अब्जॉर्ब होती है। इमिट भी होती है और ऑब्जॉर्ब भी होती है। सो स्टूडेंट बोस मॉडल ने पहली बार ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि एटम स्टेबल क्यों होता है और हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिक कलर का लाइट क्यों एमिट करता है। और साथ ही में यही कॉन्सेप्ट आगे के न्यूमेरिकल्स का बेस बनेगा। तो स्टूडेंट आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अभी। सो स्टूडेंट अब बोस मॉडल का इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे हम। ओके, बोस मॉडल के पोस्टुलेट क्या है। सो सबसे पहले जो पोस्टुलेट बताता है, पहला पोस्टुलेट क्या बताता है कि फिक्स्ड ऑर्बिट यानी स्टेशनरी स्टेट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रैंडम मोशन नहीं करता है, उसमें रैंडम मोशन में नहीं होता है। सो वो सिर्फ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करता है। और साथ ही में इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। तो हर ऑर्बिट का एक नंबर होता है, दैट इज वन, यानी एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके। सो और भी आगे है। सो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जैसे एन इक्वल्स टू 1, व्हाट यानी क्या हुआ ये कि ये क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है, यानी क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है बट वो क्या है, लोएस्ट एनर्जी में है। और इन केस एन बढ़ेगा, अगर एन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, वो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट क्या हो जाएगा, वो दूर चले जाएंगे, ऑर्बिट दूर हो जाएगा उससे, राइट। अब यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहता है कि नो एनर्जी लॉस वाइल रिवॉल्विंग। सो स्टूडेंट ये सबसे शॉकिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नो एनर्जी लॉस वाइल रिवॉल्विंग, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करता है, जो एनर्जी है वो एनर्जी लूज नहीं करता, मतलब ना एनर्जी इमिट करता है ना अब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इसी वजह से एटम स्टेबल रहता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है उसमें ना। थर्ड पोस्टुलेट सी देयर की इसमें ओनली अलाउड ऑर्बिट वेयर एनर्जी इज इमिटेड आइदर ऑब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांजिशन। सो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन सिर्फ अलाउड ऑर्बिट में ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो बीच में कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं होती, वो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है, मतलब एनर्जी सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज में ही एग्जिस्ट करेंगे। सो इसमें क्या हुआ कि एनर्जी इमिशन और ऑब्जॉर्प्शन हुई, यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट चेंज करता है तब क्या होता है, तब वो या सो स्टूडेंट एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट चेंज करता है तब क्या होता है, तब वो लो से हाई ऑर्बिट में जाता है। मीन्स क्या होता है कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, और जब अगर हाई से लो ऑर्बिट में जाता है, हाई से लो ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है, एनर्जी क्या करती है, वो रिलीज करता है, यानी लाइट इमिट होती है उसमें। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जेई में कि ये टॉपिक के ऊपर सॉरी, कि डेल्टा ही दैट इक्वल्स टू एच वी, यानी
डेल्टा क्या है, डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और वी क्या है इसमें की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताता है। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है, साथ ही में ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी लूज नहीं करता, और सिर्फ अलाउड एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट चेंज होता है बट एनर्जी इमीडिएट ऑब्जॉर्व करता है। सो स्टूडेंट बोर, जो बोर्स है, तो बोर के अकॉर्डिंग ये पॉस्टुलेट हमें बताता है कि एटम के अंदर सब कुछ रैंडम नहीं बल्कि वो परफेक्टली डिफाइनाइड रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और किसी वजह से हम एनर्जी और स्पेक्ट्रम को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सो स्टूडेंट बोस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। सो इसमें मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर घूम रहा होता है ये बताते हैं। सो स्टूडेंट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, आर एन इक्वल्स टू एन जेड एन स्क्वायर ए ज़ीरो यानी अपॉन जेड। सो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला का ब्रेकडाउन समझेंगे एक इजी वे में, कि जो एन है, एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, यानी ये ऑर्बिट्स है, यानी ऑर्बिट ये क्या है, ऑर्बिट नंबर है, राइट, ऑर्बिट नंबर है, यानी एन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जेड है, जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर है, जेड इज एटॉमिक नंबर। देन ये जो ए है ये क्या है, ए इक्वल्स टू 0.529 ए, ये ए ना एंगस्ट्रॉम है। ओके, तो एंगस्ट्रॉम यानी कि ये क्या है कि इसमें बोस रेडियस बताता है, ए इज एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये एक कांस्टेंट है, यानी इसमें क्या बताता है, एन इक्वल्स टू वन, यानी एन इक्वल्स टू वन के लिए रेडियस का बेस वैल्यू बताता है। सो स्टूडेंट अब इसका कॉन्सेप्ट यानी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। सो रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो मतलब क्या होता है कि एन डबल है, एन जो है वो क्या है, डबल है, मीन्स रेडियस जो होगा कितना हो जाएगा, रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, और एन अगर ट्रिपल टाइम्स है, तो एन अगर ट्रिपल हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एन है, एन इक्वल्स टू वन मीन्स रेडियंस 1 टाइम है, और एन इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स 4R1, एंड एन इक्वल्स टू 3 मीन्स 9R1। यानी इसका एक मीनिंग निकलेगा कैसे, फिजिकल तरीके से क्या एक मीनिंग निकला कि हायर ऑर्बिट दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, यानी अट्रैक्शन कम हो जाएगा बट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। स्टूडेंट उसमें और एक चीज़ बताता है कि अगर लोअर ऑर्बिट है तो न्यूक्लियस के पास है वो, यानी उसमें क्या होता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, और साथ ही में क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की ले, ठीक है, तो सबसे पहले आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 529 एमस्ट्रॉन्ग। सो इसके बाद इसमें क्या है कि जेड, इसमें ना जेड इंक्रीजेस, यानी जेड इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, रेडियस जो होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और रेशो जो है, रेशो क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली, यानी इसमें क्या हुआ कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, राइट। सो स्टूडेंट जितना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, और इसी कॉन्सेप्ट से हमें एटम का साइज और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा सकते हैं। ना थर्ड टॉपिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, सो स्टूडेंट इसमें देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी कैरी कर रहा होता है ये बताता है। सो स्टूडेंट एनर्जी ऑफ एन
ऑर्बिट, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ई एन इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। सो स्टूडेंट इसमें देखो मैं सिंपल मीनिंग में बताता हूँ, यानी कि फॉर्मूला यानी जो ई एन है, ई एन का मतलब क्या होता है कि nth, ई एन का मीनिंग है एन, जो ई एन है उसका मीनिंग है nth ऑर्बिट एनर्जी। सो nth ऑर्बिट एनर्जी और n, जो n है उसका मीनिंग क्या होता है कि और ये ऑर्बिट है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 1 2 3 एक्सेट्रा, सो ऑर्बिट नंबर। और इसमें क्या होता है कि n अगर बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज होंगी, राइट। अब यहाँ पे z है तो z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए z जो होगा, z कितना होगा, 1 होगा, जो कि मैंने बताया। अब 13 = 16 eV, यानी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, इट्स अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। अब एक क्वेश्चन आता होगा कि ईवी क्या है। सो व्हाट इज ईवी? सो ईवी जो है, ईवी इज अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी इज अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये एनर्जी का यूनिट है, इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो फॉर एग्जांपल जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 1 ईवी, that means energy gained by 1 electron, right, when it's moved through 1 volt potential. So 1 ev, that equals to energy gained by 1 electron when it's moved through 1 volt potential. So इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकलेगा, 1 ev, that equals to 1.6 multiplied by 10⁻⁻19 जूल, राइट। सो स्टूडेंट अब इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी नेगेटिव में क्यों है, इसका नेगेटिव का साइन मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का साइन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, यानी उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी जीरो है, यानी वो अगर एनर्जी जीरो हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स एज एन इंक्रीज, सो एनर्जी इंक्रीज होती है। सो एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, किस में होंगी वो, लेस नेगेटिव होती है वो एनर्जी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि n इक्वल्स टू 1, दैट इज e इक्वल्स टू -13.6 eV। इसमें क्या हुई बात की, ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी है, यानी ये एक लोएस्ट एनर्जी है, बट किसमें वो ज़्यादा स्टेबल में है, यानी वो ज़्यादा स्टेबल है, इट्स लोएस्ट एनर्जी बट इन मोर स्टेबल। सो n इक्वल्स टू 2, दैट इज e इक्वल्स टू -3.4 eV। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे n इक्वल्स टू 3, यानी इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो एनर्जी है -1.5 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो देखो इसमें क्या है कि वैल्यू बढ़ रही है, जैसे -13.16 से -3.4 और उससे -1.5 से, राइट। सो मतलब क्या हुआ इसमें कि इन एनर्जी जो है वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है। सो स्टूडेंट्स दैट मीन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस मीन्स मोर नेगेटिव एंड मोर स्टेबल, और फार्दर ऑर्बिट यानी लेस नेगेटिव एंड लेस स्टेबिलिटी। सो एन इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, बट जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है इसमें, राइट। सो फॉर हाइड्रोजन, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जो है, सो स्टूडेंट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन z इक्वल्स टू 1, यानी ग्राउंड स्टेट में जब n इक्वल्स टू 1 है तो एनर्जी कितनी हुई उसकी,
एनर्जी हुई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये सबसे स्टेबल कंडीशन में है। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखो कि एनर्जी ऑलवेज इन नेगेटिव बट इन बाउंड स्टेट। सो एन इंक्रीजेस, दैट मीन्स एनर्जी इंक्रीजेस बट इन लेस नेगेटिव condition. So energy volt, that is electron volt, it's a unit of energy, and -13.6 electron volt, that is ground state energy. सो एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, और इसी कॉन्सेप्ट यानी इसी से हमें ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम और न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब तक हमने बोस मॉडल समझा, अब देखते हैं इसका रियल ट्रूथ। इसका रियल ट्रूथ क्या है कि ये परफेक्ट नहीं है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है यानी, और साथ ही इसका इम्पोर्टेंस भी है बहुत हाई लेवल पे। सो सबसे पहले देखो लिमिटेशन ऑफ बोस मॉडल क्या बताता है कि वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सो वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी ये मॉडल सिर्फ उन एटम्स के लिए सही है जिसमें सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाँ सॉरी, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन है, राइट। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और प्लस हीलियम हो गया, लिथियम, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के लिए वो फेल हो जाता है। तो दैट कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट्स, यानी कि रियल स्पेक्ट्रम में लाइंस और भी स्प्लिट होती है, यानी वो फाइन स्ट्रक्चर है, बट बोस मॉडल इतनी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो उसके साथ वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। यानी जीमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होना, और स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होना। सो स्टूडेंट, यानी कि बोस मॉडल इन इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट जब वॉयलेट्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, तो इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यानी हेजनबर्ग, अब एक साथ एग्जैक्ट यानी हम एक साथ एग्जैक्ट जैसे पोजीशन हो गया, और साथ ही में क्या हो गया वेलोसिटी। सो ये हम एक साथ नहीं जान सकते, बट बोस मॉडल में इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ दिया है जो कि गलत है, यानी वो रॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ बताता है कि इसमें क्या इग्नोर्स किया है कि इग्नोर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल्स नहीं होता है, उसका वेव नेचर भी होता है, जो कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है। सो बोस मॉडल इसको कंसिडर नहीं करता है। अब आते हैं इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बोस मॉडल के ऊपर। सो सबसे पहले देखो कि इंट्रोडक्शन कॉन्स्टेंट एनर्जी लेवल, इंट्रोड्यूस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स मीन्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं होती है, सिर्फ फिक्स लेवल में एग्जिस्ट करती है। तो ये मॉडल केमिस्ट्री का बेस है। साथ ही में बेसिस ऑफ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, यानी कि बोस मॉडल ने एक ब्रिज क्रिएट किया है जिसमें क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, इसके बाद ही मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ है। अब ये जो टॉपिक्स है, जो टॉपिक समझा रहा हूँ, ये जे यानी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे न्यूमेरिकल्स। सो इवन आज भी एनर्जी फार्मूला, रेडियस फार्मूला और वेवलेंथ कैलकुलेशन सब बोस मॉडल से ही आते हैं। सो स्टूडेंट, लिमिटेशंस में हमने देखा कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड फाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमन और स्टार्क एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉयलेट देखे, फिर वेव नेचर इग्नोर किया है उसमें, और इंपॉर्टेंस में क्या देखे, क्वांटम एनर्जी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्वांटम थ्योरी का बेस जाना है, और जे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो स्टूडेंट, बोस मॉडल जो है परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने ना एटॉमिक थ्योरी को एक न्यू डायरेक्शन दिया, और इसी वजह से आज की मॉडर्न क्वांटम केमिस्ट्री पॉसिबल हो पाई है ड्यू टू बोस मॉडल थ्योरी। सो स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हम आज जितना भी हमने टॉपिक कवर किए उसके ऊपर हम यही टॉपिक के ऊपर स्पेशल 30 MCQ सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो, ये जो 3 टॉपिक है इसके ऊपर।